नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। इस्लामाबाद की रेड लाइन एक मतलब फिर ब्रीच होने को है। जत्थे इस्लामाबाद के दरवाज़े पर खड़े हैं। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अरकान हमें बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदगान के साथ बातचीत जारी है और बातचीत का एजेंडा ये है कि क्या इस जत्थे को डी चौक की तरफ आने की काविश करने देनी चाहिए या उनको कहीं पिशावर मोड़ के पास इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में जगह दे दी जाए। PTI के जो नुमाइंदगान हैं वो कहते हैं जी कि ये र्यूमर्स हैं, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है, लेकिन इसरार कर रहे हैं बाखबर ज़राए के एक लेवल के ऊपर बातचीत चल रही है। इस बात से कतई नज़र कि बातचीत का नतीजा क्या निकलता है, ये नज़ारा एक मायूब नज़ारा है कि पाकिस्तान जो एक न्यूक्लियर स्टेट है उसका दारुल खिलाफा अमलन बंद हो। और ऐसे वक्त में जब एक मेहमान बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ बेलारूस का रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान में मौजूद हो और बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हो, वो अपने साथ 60-70 के करीब बिजनेसमैन और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आए, यहाँ पर हमारे साथ मीटिंग्स भी हों और इर्द गिर्द इस्लामाबाद के अंदर ऐसा आलम हो कि लगे कि ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ना हॉस्पिटल्स तक लोग सही तरीके से पहुँच सकते हैं, ना ट्रांसपोर्ट चल सकती है। अब ये बहुत ही तकलीफ़देह मनाज़र हैं। इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसकी कॉस्ट क्या है? आज के प्रोग्राम में हमें एहसन इकबाल ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में, जो वफाकी वज़ीर हैं बराए मनसूबाबंदी और तरक्की। उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि हुकूमत क्या वाक़तन ये समझती है कि इस तरीके से शहर को बंद करके वो बार बार एक अच्छा पैगाम दे रही है, और क्यों ना कोई और चीज़ तलाश करें इस बंद गली में से, कोई और हल तलाश करें? क्या नए इंतखाबात करवा दें, क्या इमरान खान को निकाल दें, या क्या करें? एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे रिपोर्टर्स जो इस मामले पर रिपोर्ट करते रहे हैं वो भी हमें प्रोग्राम के आखिर में ज्वाइन करेंगे। हमारे पास कमरुल मुनव्वर होंगे और सजाद हैदर होंगे जो हमें उस वक्त की लेटेस्ट अपडेट देंगे। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं शकील अहमद के साथ, जो नुमाइंदा समर TV हमारे साथ मौजूद, और सुमेरा खान जो हमारी वज़ारत ख़ारजा को कवर करने वाली रिपोर्टर हैं, दोनों मौजूद हैं। शकील, आपका बहुत शुक्रिया, सुमेरा आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू शकील, क्विकली, अभी चंद दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने एक कॉस्ट हमें दी थी कि जी ये जो धरने हैं, ये जो बंदिश है, इसकी कॉस्ट है। ज़रा नंबर्स दोहरा दें व्यूअर्स के लिए ताकि पता हो कि ये सिर्फ सस्ता नहीं पड़ता मुल्क को, ये इसकी कॉस्ट क्या है? देखिए, कास्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आप गवर्नमेंट की अपनी स्टडी देख लें तो डेली की जो कास्ट बताई गई वो 190 बिलियन रुपीस की है। अब ज़ाहिर है इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आपके 190 पर डे बिलियन रुपए पर डे। जी, अब ये काफ़ी ज़्यादा कास्ट है, और इसके ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तान का जो इमेज मुतासर हो रहा है और इसके अलावा जो सोशल हमारा जो फैब्रिक मुतासर हो रहा है इससे, कास्ट के ऊपर अगर अगेन 190 अरब रुपये योमिया है तो उसके अंदर फिर आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी अफेक्ट हो रही है, 26 अरब रुपये डेली। फिर आपकी जो एक्सपोर्ट सेक्टर है 16 बिलियन रुपए उसके इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। फिर आपकी इन्वेस्टमेंट है, और फिर ओवरऑल जो GDP है वो 144 बिलियन रुपीज़ की। तो ये कास्ट काफ़ी ह्यूज है। इसके साथ आपने पूरे जो अर्बन सेंटर्स के अंदर बिजनेस सेंटर बंद कर दिए, फिर आपने हॉस्टल्स बंद कर दिए, फिर आपने मोटरवेज, हाईवेज, मेट्रोज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर सारा बंद कर दिया, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें मुश्किल पेश आई, दिक्कत पेश आई। तो इसमें ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिनके ऊपर अभी जिसकी कॉस्टिंग हमने नहीं की जी, ये उसके अलावा भी आप बता रहे हैं। तो तमाम मुल्क बंद, तो 190 बिलियन इज़ अ ह्यूज कॉस्ट एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसको धेले धेले का ख्याल करना चाहिए। तो अभी 2 दिन के अंदर आप देखें कि अगर इसको मल्टीप्लाई आप कर लें तो अच्छी खासी कास्ट हो चुकी है। अगर इसको एक वीक तक अगर खुदा न खासा प्रोलॉन्ग हो गया, जिस तरह बताया जा रहा है कि काफ़ी बड़ा नंबर है जो कि लोग आ रहे हैं एहतजाज करने, उनको रेजिस्टेंस का सामना है, गवर्नमेंट अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रही है, तो अगर ये मल्टीप्लाई दिन होते गए तो आपको एक वीक के अंदर आप अगर कास्ट निकालें एस्टिमेट तो 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ की कास्ट होगी, और ये डायरेक्ट कास्ट है। इनडायरेक्टली कास्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। अब गवर्नमेंट कह रही है हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, हम पेश की जो हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पर एक्शन ले रहे हैं। तो अगर आपने पूरा मुल्क बंद करके तो आपने डी चौक को बचा लिया तो ये कोई कामयाबी तो नहीं है ना। ये ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को सर में गोली लग जाए और आपके उसकी आंख बच गई है, बंदा बेशक मर गया, उसकी आंख बच गई। लेकिन जो गोली मारने वाला है उसका भी तो एहतसाब होना चाहिए, जो गोली चलाने वाला है उसको तो भी तो पकड़ना चाहिए। अब ये बड़ा सवाल है सुमेरा। लेकिन आज हमारे यहाँ पर एक बड़ा डेलीगेशन भी आया, ज़रा वो भी तफसील बता दें। वो लोग बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान में आए, तो अमूमन हमने देखा है कि जब SCO का समिट हुआ और किस तरह हमने सारे शहर को लिटअप किया और खूबसूरत हमने तस्वीर बनाई और अच्छा इमेज गया। आज जिस शहर में वो आए हैं उसकी तस्वीर तो कुछ और किस्म की बनी। ये क्या डेलीगेशन है और कौन कौन लोग हैं इसमें?
ये led by Belarusian president Lukashenko, he's a very respected person for Pakistan. अभी उनको बहुत warm welcome किया गया है. Prime Minister Shehbaz Sharif was himself there to receive him. और in the line of protocols आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब Prime Minister कहीं मौजूद हो किसी डिग्नेटरी को रिसीव करने तो वो उसकी एक हाई प्रोफाइलनेस का क्या वो होता है, बगलगिरी हो फिर लेवरेज. यस एग्जैक्टली. वो इमेजेस तो हमने दिखाए हैं उनको, प्राइम मिनिस्टर को उनको रिसीव करते हुए वो आए भी बड़े खुश नजर आ रहे थे. 75 मेंबर्स का इनका डेलीगेशन है ओवरऑल, मगर पर्पस इसका है B2B, जिसको हम अपनी टर्मिनोलॉजी में B2B कहते हैं, बट इट्स बिजनेस टू बिजनेस मेनली. और जैसे शकील भाई ने भी हम कल से इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, 8 MOUs आज साइन हुए हैं, 16 शायद कल होंगे. डिटेल्स इनके पास, ही हैज दैट डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव. लेकिन इनेबलिंग एनवायरनमेंट की आपने जो बात की, मेरे लिए वो वाकई बहुत ज्यादा एक टेंशन का माहौल हमारे जैसे एक कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए इसलिए होता है कि हमने तमाम तर एम्बियंस बताना होता है. शहर में जो लाइट्स लगी हुई हैं उसका, मेहमान का अराइवल, और फिर शहर में क्या हो रहा है. हम SCO में आपके साथ बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डिस्कस किया था. SCO में भी यही था. SCO जब तक ख़त्म नहीं हुआ, सांस अटकी हुई थी रिपोर्टर्स की भी पाकिस्तानी, कि कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया अनटूवर्ड सीन ना हो जाए कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है रिपोर्टिंग का वो SCO से हटके उस नागहानी की कवरेज पे ना चला जाए. तो अभी भी क्योंकि धरना है हमसे जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स, 3 दिन का है इसके लिए, ये 3 दिन का विजिट है, 3 दिन रहेंगे बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ पे. इसकी इंपॉर्टेंस रीजनल भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान जो अब जो एफर्ट कर रहे हैं ना रीजनल कनेक्टिविटी और इसके अलावा रीजनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, तो उसका एक बहुत अहम एलिमेंट है. अगर से बायलैटरल ट्रेड इस वक्त वॉल्यूम बहुत कम है, $50 to $60 मिलियन एनुअली है, लेकिन इसका पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है. पाकिस्तान चाह रहा है कि बेलारूस से यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, इसके अलावा वो यहाँ पे ट्रैक्टर के प्लांट्स लगाएं, इसके अलावा जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी सेक्टर है. तो पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इसमें हमारी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े और इसको आगे हम लेके चलें. अब 3 साल का एक रोड मैप भी है 2025 to 2027 इस विजिट के दौरान, जिसके ऊपर MOU साइन होगा. 8 आज हुए हैं बिजनेस टू बिजनेस, कल मजीद 16 होंगे. वो ये ऐसा नहीं है कि आपने अगले 6 महीने की तैयारी करनी है, आपने 3 साल का एक रोड मैप दिया है इस विजिट के जरिए. जरा उसके ऊपर वापस आइएगा कि सिर्फ मामला एक बेलारूस के प्रेसिडेंट की आमद का नहीं है, SCO का आपने जिक्र किया. अभी आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट विजिट्स आ रहे हैं, तो आई एम एक्चुअली कंसर्न फॉर दैट कि पाकिस्तान एक तरफ हम कहते हैं कि वी आर डिप्लोमेटिकली नॉट आइसोलेटेड, फिर हमने चले 50% तक हमने बहुत कोशिश करके एक लैंडस्केप क्रिएट भी किया है. उसमें आपने SCO करवा ली, विच वॉज आई थिंक आफ्टर सम 27 ईयर्स. पाकिस्तान एक बहुत ह्यूज इवेंट कराया है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बात यह है कि कब तक आप खुद देख रहे हैं. पॉलिटिकल सिग्नलिंग जो है, मैं उसको बनाना चाहता हूं, पॉलिटिकल सिग्नलिंग जो है अनफॉर्चुनेटली, मसलन बुशरा का जो बयान था सऊदी अरब के बारे में, आप भी डिप्लोमेटिक कोर के साथ कनेक्टेड हैं, हमारे भी कुछ राब्ते होती हैं, शकील भी देखते हैं. ये हमारे लिए आम सी बात होगी, लेकिन जब उनके पास ट्रांसलेशन के साथ चीज़ें पहुंचती हैं तो दे टेक इट वेरी वेरी सीरियसली. तो हम जो कोर हमारे रिलेशंस हैं उनको तो हमने फुटबॉल बनाया हुआ है शकील. एनीबॉडी कैन से एनीथिंग ऑन दैट. बिल्कुल ऐसे ही है. काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग किस्म की स्टेटमेंट आई हैं रिसेंट डेज़ के अंदर, और उसको डैमेज को कंट्रोल करने की भी कोशिश की, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था, जो हो भी रहा है. साहब का बड़ा लेट नाइट स्टेटमेंट. और अब SCO समिट के हवाले से जब हो रही थी उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आई सामने, क्योंकि बहुत बड़े लीडर्स यहाँ पे आ रहे थे. काफ़ी अरसे के बाद इस तरह की बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा था. फिर उससे पहले अज़रबैजान के भी कुछ आए ऑफिशियल हाई लेवल. अब ये जो बेलारूस का प्रेसिडेंट का विजिट है, इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ना. पाकिस्तान के अंदर एक ट्रैफिक बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान चाह रहा है कि जो इकोनॉमिक डिफिकल्ट सिचुएशन है, IMF के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, हमने अपने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना है, अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो उसको पाकिस्तान आगे लेकर. अच्छा, विजिटर्स के पर्सपेक्टिव से भी देखें, लोगों का ख्याल होगा कि लोग आते हैं, जहाज में से निकलते हैं, फिर उसके बाद होटल चले जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो फॉरवर्ड टीम्स होती हैं वो अपने तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को बाकायदा इंटेल की रिपोर्ट्स और मैपिंग ऑफ द एरिया देते हैं. वो टीम्स पहले आके होटलों में ठहर जाती हैं, उनको सारी रिपोर्ट्स फराहम करती हैं, और ये हो नहीं सकता कि उन्होंने रिपोर्ट्स ना फराहम की हों, और ये हो नहीं सकता कि वो टीवी की स्क्रीन्स ना देखें और बता ना रहे हों कि ये होटल में जहाँ पे आप ठहरे यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाहर हालात ख़राब हैं. इम्पैक्ट सर, इम्पैक्ट बड़ा ह्यूज है. ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है. पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आज देख रहा था काफ़ी ज़्यादा खबरें इसके ऊपर आई हैं, और फिर लोकल मीडिया की अखबारात की हेडलाइंस हैं सारी के PTI का जो मार्च है वो आ रहा है. और फिर हमने कंटेनर्स लगाए पूरे शहर के अंदर, हमने
हर जगह बंद किया। अगरचे गवर्नमेंट कह रही है जी हमने रास्ते खुले छोड़े हैं, लेकिन इमेज जो है एक ओवरऑल जो है वो तो इसी तरह जा रहा है नेगेटिव कि हमने पूरा मुल्क शट डाउन लॉकडाउन कर दिया है। अब कंटेनर्स के ऊपर आपने ग्रीन कपड़े भी लगा दिए उसको ज़रा खुशनुमा पेश करने के लिए, तो ये ग्रीन लाइट नहीं है, ये रेड सिग्नल रेज हो चुका है। और ये पॉलिटिकल जो लीडरशिप है इसको बैठ के इसका कोई टेंजिबल सोल्यूशन निकालना होगा। आए रोज़ इसका प्रोटेस्ट इस तरह करना, फिर लॉकडाउन क्रैकडाउन, फिर लोगों को मुश्किल। आप देखें कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, रोज़ बच्चे सोने से पहले पूछते हैं कि सुबह स्कूल ओपन होगा या नहीं होगा। इंटरनेट आपका बंद हो जाता है, आप ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ना कम्युनिकेट कर सकते हैं, अ मिलियन थिंग्स। अब ज़रा वापस आइएगा तो ये जो माहौल है इसको हर हाल में हमने डिफ्यूज़ करना है। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में अनसर्टेनिटी का फैक्टर भी बड़ा काउंट करता है। लोग इंगेज करना चाहते हैं एक ऐसे निज़ाम के साथ जिसके अंदर सर्टेनिटी हो। ये बार बार जब ऐसे होता है तो फिर वो भी फेथ शेक हो जाता है। नहीं, देखिए आप खुद भी एक चीज़ जानते हैं, डिप्लोमेटिक इवेंट्स बहुत रेगुलरली होते हैं। कभी किसी के यहाँ चाय पर, किसी के यहाँ गार्डन पार्टी हो रही होती है, उसमें जर्नलिस्ट को बुलाकर और हम सबको पता है कि तमाम तो डिप्लोमेट्स सहाफ़ियों से बात करके अपनी भी एक ओपिनियन ड्रॉ कर रहे होते हैं और वो उनकी अपनी गवर्नमेंट्स के साथ शेयरिंग भी होती है इन द शेप ऑफ केबल्स और वट एवर वी कॉल इट। एक चीज़ हमेशा पूछी जाती है कि ये क्या एटमॉस्फेयर क्या है आपके मुल्क के अंदर। और फिर अगर आप इन दिनों में देखें तो कुछ इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेट्स ने खुसूसी तौर पर उनके कुछ स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ उनके मुख्तलिफ इवेंट्स पर राब्ते भी बहुत बढ़ गए हैं, क्लोज हो गए, शादियों पे उनकी बच्चों की जा रहे हैं। यहाँ से एक इंटरनेशनल मीडिया के पर्सपेक्टिव से भी मैं एक बात करना चाहूँगी कि जिन जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स की रीच ज़्यादा है, जो कि इन दिनों पाकिस्तान को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहे हैं, वहाँ पर तमाम तर ये चीज़ें उठाकर ऑन पर्पस डाली जा रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बीपर में कोई चीज़ बोलते हैं कि खुदा न खास्ता ये ठीक नहीं है, वही हिस्सा काट कर डाल दिया जाएगा अपने उन सोशल मीडिया। I have to leave it unfortunately, time is up. Shakil, thank you very much for being with us. सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में एहसन इकबाल हमें इसी स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे होंगे। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या हुकूमत वक्त के पास कोई इसका हतमी हल है या नहीं। इसी मामले पर अब हम बात कर लेते हैं एहसन इकबाल साहब से, वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज एक अहम मामले के ऊपर हमें वक्त दिया। अब हम जहाँ पे बैठे हुए इसके इर्द गिर्द पुलिस वाले मौजूद हैं। अभी हमारे स्टूडियो के बाहर वो पुलिस की ख़वातीन भी आई हुई थी, वो कह रही थी हमारी बाहर ड्यूटी है, तो वो चाय वाय पीने के लिए आ गई, कंटेनर लगे हुए हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा मुवाफ़िक माहौल तो नहीं है। हुकूमत में होते हुए आपको ये माहौल अवॉइड करना चाहिए, तो पहला सवाल तो ये है कि आप अवॉइड क्यों नहीं कर पा रहे इसको? देखिए, सबसे पहले तो तलत साहब बात ये, किसी भी हुकूमत के लिए ये खुशगवार फरीज़ा नहीं है। देखिए, मैं आपके सब नाजरीन से कहूँगा कि हम बहुत माजरत खाएँ उन तमाम लोगों से कि जिन्हें इस दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा है या कर रहा है। कई लोगों की शादियाँ फ़िक्स थीं, कईयों के मातम है, गमी है, समाजी कोई और ज़रूरियात हैं, ट्रैवल नहीं कर सक रहे, तो एक ज़हमत है। तो हुकूमत के लिए भी ये बहुत बड़ी डिसरप्शन है कि आपकी जो इकॉनमी है उसमें कई 100 अरब का नुकसान हो रहा है, और ये कोई खुशगवार चीज़ नहीं है कि जिसको हुकूमत समझे कि वो पसंदीदा है। ये क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, पाकिस्तान में जितने जलसे इमरान खान साहब ने किए या PTI ने किए और अनइंटरप्टेड किए, शायद पाकिस्तान की किसी पार्टी ने नहीं किया। किसी ने उनको पूछा भी नहीं। जब वो हुकूमत से निकले 22 अप्रैल को, उसके बाद उन्होंने चप्पे चप्पे पे जलसा किया, करते रहे। सिचुएशन बदली 9 मई को। देखिए, जिस किस्म का इनारकी का माहौल उन्होंने पैदा किया, अच्छा, और उसके बाद फिर तसलसल के साथ तशद्दुद की सियासत को अपनाया। चाहे वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है जो वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई, चाहे ज़मान पार्क पुलिस सिर्फ समन पे तामील कराने गई, आगे पेट्रोल बम मारे गए। आप पकड़े ना? नहीं, अब ऐसा जथा देखिए ना, क्या अब आप फैज़ाबाद प्ले 2 करना चाहते हैं? चंद लोग थे ना, उस वक्त भी 1000-1500 लोग थे, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। और हम उसी धरने के नतीजे में ग्रे लिस्ट के अंदर गए थे। मैं उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था, सारी सूरत हाल है। आज भी आपको 1500-2000 बंदा चाहिए, वो कोई सीन क्रिएट कर सकता है कैपिटल के अंदर जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो सकती है। पाकिस्तान, मैं बार बार कहता हूँ, इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेट, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। और हमें खुद भी
जिम्मेदारी का इजहार और मुजाहरा करना चाहिए, जबकि दुनिया भी हमसे तवक्को तो आप रखती अपने है। कैपिटल में जब 22,000 के करीब लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे लगा देते हैं, जब कंटेनर से सड़कें बंद हो जाती हैं, और वो जत्था जिसको आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी इस्लामाबाद के डोर स्टेप के ऊपर बैठा हुआ है, सो प्रैक्टिकली तो कुछ चेंज नहीं हुआ ना। वो फिर उन्होंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे पहुँच गए थे डी चौक के अंदर, ठीक है, उनको आपने मार मार के भगा दिया। तो जो चीज़ आप अवॉइड करना चाहते हैं वो 48-72 घंटों के बाद हो ही जाती है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इससे हम क्या अचीव करते हैं। खुदा न खास्ता पार्लियामेंट पे चढ़ाई हो जाए, पार्लियामेंट पे कब्जा कर ले एक मॉब आके, आपके सरकारी जो रेड जोन के अंदर इमारतें उनमें किसी पर वो कब्जा करके तोड़ फोड़ कर दे, उसके क्या इमेजेस जाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। आज भी यानी कि जो 2014 का स्कार है वो धुला नहीं है, और इसके बाद जो 9 मई के हम पर स्कार्स लगे हैं वो भी ताज़ा हैं सब कर लेते हैं। चलें ठीक है, आप वो भी ज़रा पाकिस्तानी हैं, आप उनको भगा नहीं सकते हैं, उन्हें आ जाना है, आपने लोगों को रोकना है, आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, लिहाजा आपको एक कड़वी गोली बार बार देनी पड़ती है। तो मुज़ाकरात कर लें। जी बिल्कुल, मुज़ाकरात हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन अब उनका मुतालबा क्या है? देखिए, वो कहते हैं जी हम धरना देने आ रहे हैं, इमरान खान को रिहा करो, रिहा करके यहाँ पे डी चौक में लेके यहाँ से हम लेके जाएंगे। अच्छा, अब इमरान खान की गिरफ्तारी क्या किसी डिप्टी कमिश्नर के नज़रबंदी के ऑर्डर के तहत है? क्या हुकूमत के किसी इंतज़ामी ऑर्डर के तहत है? वो एक लीगल प्रोसेस के तहत कैद काट रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस हैं। अब अगर उन्हें रिहाई मिलनी है तो वो अदालतों से मिलनी है। हम भी जेल भुगत चुके हैं, इमरान खान साहब के हाथों जेल हमने काटी है, और झूठे मुकदमों में काटी है। हम ना अमेरिका में गए कांग्रेसमैनों के पैर पकड़ने, ना हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गए, ना अक़वाम मुत्तहिदा में गए। हमने अपने मुकदमे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इदारों में लड़े और सुरखरू हुए अल्लाह के फजल से। अब सवाल ये है कि अगर अदालत ने उन्हें छोड़ना है तो फिर धरने दे के क्या ये अदालत पे दबाव डालना चाहते हैं? बातचीत ना करना है हसन साहब। फिर एक तरफ से बातचीत की खबरें भी चल रही हैं, आप अगर उनकी डिमांड नहीं मान रहे हैं तो फिर बातचीत क्यों कर रहे हैं? बातचीत किस चीज़ पे कर रहे हैं? देखिए, बातचीत इस बात पे हमेशा जो भी कोई गिरोह आता है मुजाहरा करने, तो एडमिनिस्ट्रेशन उससे बातचीत करके कोशिश करती है कि एक कोई ऐसा इत्तेफाक हो कि वो अगर मुजाहरा करना चाहते हैं कहाँ पर बैठेंगे, किस तरह बैठेंगे, कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कोई गारंटी दे सकते हैं। इस पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वाज़ेह अंदाज से अहकाम जारी किया। मुझे इस पर आज बड़ी हैरानी हुई। आई थॉट कि आप कोर्ट से दोबारा रिजू करके हतमी तौर पे उनसे पूछेंगे जी कि ये तो इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे। अभी भी खैर उन्होंने चला की, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर वो बराह रास्त दाखिल नहीं हुए, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर्स तो मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट आपने करवाने हैं, लेकिन आप उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। तो इमरान खान की रिलीज इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। इमरान खान की रिलीज़ हुकूमत ने नहीं करनी। अच्छा, फिर दूसरी बात आप देखिए कितनी मज़े की है कि इन्होंने 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पे हमला किया, और उस सतह पे किया जो आज तक कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं कर सकी कि बैक वक्त GHQ पे हमला, कोर कमांडर हाउस पे हमला, फ़ज़ाइया की तनसीबात पे हमला। आज तक किसी दहशतगर्द तंजीम को भी इतनी जुर्रत नहीं हुई। अच्छा, ये सब जराइम करके वो ये कहते हैं कि हमारा ट्रायल वो करो कि जो किसी जेब कुतरे का होता है या किसी फ्रॉडिये का होता है, 420 के दफ़ा वाला। भाई, आपके जो जराइम है उसी के मुताबिक होगा ना। तो लिहाजा उनके जो मुतालबात हैं, मैं कहा कि हाँ, अगर आपने ये मिसाल कायम करनी है कि कल को किसी दहशतगर्द को आप पकड़ते हैं, वो कहेगा जी मैं 5000 का जत्था लेकर आ रहा हूँ, मेरा कमांडर छोड़ो, आप छोड़ देंगे? बताइए, दहशतगर्द नहीं है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है इस मुल्क का, उसकी पार्टी का एक चीफ मिनिस्टर है। वो चीफ मिनिस्टर जुमे के रोज़ आर्मी चीफ के साथ एपिक्स कमेटी के अंदर बैठ के सूबे की सिचुएशन रिव्यू कर रहा था। उससे पहले इस्लामाबाद के अंदर पूरे प्रोटोकॉल के साथ आप भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थे। आपने उनको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया, उनकी एक जमात है, वो आपके साथ इंगेज करती है, और आप उसको कह रहे हैं कि बेसिकली दहशतगर्दों का जत्था है। सो आप तो अपना नैरेटिव पहले बना लें कि दहशतगर्दों का जत्था है या वो एक संजीदा जमात है जिसके संजीदा नुमाइंदे। मुझे आप ये बताएं, एक गिरोह आपके बॉर्डर के ऊपर एक पुलिस की चौकी या एक आपकी फौजी चौकी पे हमला करता है, आप उसे क्या कहते हैं? दहशतगर्द है। और एक जमात जो आपके शहर लाहौर के दिल में और मियांवाली में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में फौज के मराकज़ पे हमला करती है, हेडक्वार्टर्स पे हमला करती है, उसे आप क्या कहेंगे? ये तो आपने डिफाइन करना ना, मेरा जमात के लिए डिफाइन करना ना। देखिए ना, ये डायलेमा है ना कि एक ऐसी जमात के जो खुद को डेमोक्रेटिक कहती है, लेकिन उसका तर्ज अमल उससे भी बड़ा हुआ है कि जो जिन जमातों को हम दहशतगर्द कहते हैं।
दिस इज़ द होल डायलेमा। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पीटीआई को अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस्लामाबाद इटसेल्फ, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, जीबी, आज़ाद कश्मीर, मेरा ख्याल है कि कोई गिनती के 100 या 200 बंदे भी नज़र नहीं आए कि जो कोई निकले किसी जगह। अब एक सूबाई क्रैकडाउन किया है आपने, हर शहरों की क्रैकडाउन हमेशा हर हुकूमत करती है। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी क्रैकडाउन होता था, निकलने वाले निकल आते। अब सवाल यह है कि अगर आप एक सूबे की हुकूमत, सूबे की सरपरस्ती में ये मिसाल कायम कर रहे हैं कि एक सूबा रिबेल कर सकता है दूसरे सूबे या वफाक के खिलाफ, कल को आप मुझे बताइए, आप जीबी के चीफ मिनिस्टर को रोक सकेंगे वो अगर 5000 बंदे लेके इस्लामाबाद उतरना चाहे? आप आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को रोक सकेंगे वो भी अपने मुतालबों के लिए 10,000 बंदे पिछली दोनों हुकूमतों के चीफ मिनिस्टर्स ने किया और वो बंदे लेके आए यहाँ पर, और लाहौर में उनके गार्ड्स बैठे हुए थे, बनी गला में गार्ड्स बैठे हुए थे। अब तो खैर हुकूमतें तब्दील होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि इस तमाम अमल से जो मिसाल बन रही है आप उसको रोल बैक करना चाहते हैं, मिसाल सेट नहीं करना चाहते। लेकिन मिसाल तो सेट होगी। बार बार जब इस्लामाबाद आते हैं, ये एक बड़ा रियासत के लिए अब डायलेमा है कि क्या आप इस तरह की प्रेसिडेंट्स को हो लेने देंगे? तो बन गए ना प्रेसिडेंट। नहीं, अब इसको निपटना चाहिए ना। मेरा ख्याल है कि जो लोग इसके बावजूद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद के इंतज़ामिया को अहकामात थे आपने नहीं करना, वो सरकारी वसाइल और सरकारी अफराद को लेकर लश्कर कशी कर रहे हैं, इसके रेपरकशंस होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो हम इस रियासत को मजीद सॉफ्ट करके उस मुकाम पे ले जाएंगे जहां पर अमलदारी कानून के साथ मुझे आप इस वक्त यू साउंड लाइक एन ऑपोजिशन लीडर नॉट अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। मैं इंटीरियर का ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि माय ओपिनियन ऑन दिस इज गवर्नमेंट हैज टू डील विद देम विद आयरन हैंड। ओके, अभी आयरन हैंड की डेफिनेशन ले लेते हैं और फिर ये भी देख लेते हैं कि कानूनी तरीका अगर काम नहीं कर रहा, इंतजामी तरीके के अंदर बहुत सारी कबातें हैं जिसका हमने से चंद का हमने जिक्र किया, सियासी तरीका क्या इसका कोई हो सकता है, इसको डिफ्यूज कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये प्ले आउट कैसे करेगा इवेंचुअली? हमने कोई ना कोई तो फ्यूचर सिनारियो बनाना होगा। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है, स्टे ट्यून्ड। इस्लामाबाद की तरफ यलगार के नताइज आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। 115 के करीब पुलिस के एहलकार अभी तक जख्मी हैं, एक की शहादत हो चुकी है, 2 की हालत बहुत इस वक्त ख़राब है। तो एहसन इकबाल साहब, आप आयरन हैंड की बात कर रहे थे। एक तो मुल्क के अंदर 3-4 अल्फाज जो हैं वो इतने इस्तेमाल हो चुके हैं, उनमें से एक लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक है। यानी जिस चीज़ की हमें समझ नहीं आती उससे पहले हम स्ट्रेटेजिक लगा लेते हैं, उसको बड़ा हम फिर मोतबर करने की कोशिश करते हैं। एक ये आयरन हैंड है। सो मैं आपसे बड़ा फ्रैंकली पूछना चाहता हूँ कि आपकी डेफिनेशन इन तमाम हालात के, आयरन हैंड क्या है? मेरी डेफिनेशन ये है, दिस इज सिंपल म्यूटनी। रिबेल हो गए ये लोग, वफाक के ख़िलाफ़ इन्होंने लश्कर कशी कर दी है, और ये वफाक इस तरह नहीं चल सकता। आइन इस किस्म की जो आइन से डिविएशन है, जो इस तरह की बगावत है, उसकी सूरत में एक सूबाई हुकूमत को उस हक़ से महरूम कर देता है कि वो सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके वफाक के ख़िलाफ़ या मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ ऐसे इकदामात उठाए कि जो सरकशी के ज़ुमरे में आते हों। तो सरकशी है, मैं समझता हूँ कि ये सरकशी है, और ये अल्टीमेटली फ़ैसला सीनियर लीडरशिप का होगा, काबीना का होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि केपी में पीटीआई की हुकूमत जवाज़ खो चुकी है कि उसे मज़ीद मौका दिया जाए कि वो मुल्क के अंदर एनार्की को इस सतह पे ले जाए। आप देखिए, पारा चिनार में 80 हलाकतें हो गई, वहाँ पर ऐसी सफाकी का खेल चल रहा है। उस हुकूमत में रत्ती बराबर ना शर्म है, ना एहसास जिम्मेदारी है कि उसकी जाके वजीर आला का काम था जाके पारा चिनार और कुर्रम में बैठ जाता, वहाँ पे जिरगे करता, उलमा को बुलाता, अमन करता। वो वजीर आला, उसकी सारी काबीना पिछले 15 दिनों से इस काम पे लगी हुई है कि हमने इस्लामाबाद पे लश्कर कशी कैसे करनी है। आपका ख्याल है कि ऐसी हुकूमत डिज़र्व करती है कि उसको कहा जाए कि भी आप अपने मर्जी से मुल्क के परखचे उड़ाओ? शहादतें हो रही हैं हमारे फौजियों की, वो जाने दे रहे हैं केपी में, पुलिस वाले जाने दे रहे हैं। अभी देखिए, पंजाब पुलिस के लोगों को इन्होंने मार दिया। अगर पंजाब पुलिस के लोग जवाब में फायरिंग कर देते, उधर हलाकतें हो जाती, जो खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं, मुल्क के अंदर सीन क्या बनना था?
ये तर्ज अमल है एक वजीर आला का। डज ही क्वालिफाई टू बी चीफ मिनिस्टर? लेकिन अब मामला, अगर मैं इसके अंदर इंटरजेक्ट करूं, मामला चीफ मिनिस्टर का नहीं है। अब खबरें यही हैं कि चीफ मिनिस्टर के हाथ से भी बात निकल गई है। वो तो शायद कुछ आपकी बात मान लेता या इस्टेब्लिशमेंट की बात मान लेता। अब मामला चला गया है बुशरा के। देखिए, इमरान खान जिस शख्स का नाम है, वो अपनी अना के लिए पूरे मुल्क में आग लगा देगा। उसकी बला से पूरा मुल्क जल जाए, उसकी अना जो है वो बालातर होना चाहिए। वो नफ्सियाती मरीज है, ही इज ए नार्सिसिस्ट, और हमें उस नार्सिसिस्ट की अना की भींट इस मुल्क को नहीं चढ़ने देना। लेकिन उसको कंडेम करने से या उस पर तनकीद करने से मामला तो हल नहीं होगा। मामला तो आपको हल करना पड़ेगा उसके नुमाइंदगान से। उसका अब जो नया नुमाइंदा है वो है बुशरा, और वो आप देख रहे हैं कि पहले वहाँ से केपी गई, फिर केपी से आई दोबारा पंजाब है, फिर दोबारा केपी के अंदर चली गई, और वहाँ से जितनी देर इनके साथ नरमी होगी, ये जिस तरह कैंसर होता है ना, कैंसर को अगर आप फौरन सीज ना करें, स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3 होता है, और स्टेज 4 पे वो इनक्योरेबल हो जाता है। लेकिन ये अभी स्टेज 2 का कैंसर है, इसको काबू कर लें, या स्टेज 1 का है, वरना ये मुल्क की रियासत की जड़ें उखेड़ देगा, लेकिन पॉलिटिकली वो पावरफुल भी हैं, वो इलेक्शन जीते भी हैं, उनके पास नंबर्स भी मौजूद हैं। आप मुझे बताएं ना ताला साहब, कौन से इलेक्शन जीते हैं? अगर वो इलेक्शन जीते होते और उनका बयानिया सच्चा होता तो आज असेंबलियों से इस्तीफे दे के बाहर होते। यानी कि आपकी टांग असेंबलियों के अंदर है, जहां पे आप रोजाना बेशर्मी से टीए वसूल करते हैं। दूसरी टांग आपकी धरनों में है, जहां पर आप सड़कों पर आके मुल्क में इंतशार फैलाते हैं, और ऐन उस दिन इंतशार फैलाते हैं जिस दिन पाकिस्तान में कोई अहम वाकया मुल्क के लिए अच्छा होने वाला होता है। यानी ऐसे SCO कॉन्फ्रेंस हुई तब धरना। आज बेलारूस के सदर इतना बड़ा बिजनेसमैन का डेलीगेशन और काबीना को लेकर पाकिस्तान आए हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, इश है कि उसको मुतासर करें। मुझे बताइए ना, ये इनका कौन? अब मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने हमला किया चाइना के ऊपर। जब ये 2018 में आए, इन्होंने चीन के खिलाफ वो बेहुदा इल्जामात लगवाए कि चीन के लोग आज भी कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से तवक्को नहीं थी, कि आपके वजीरों के बयान हमारे दुश्मनों ने उठा के पूरे BRI के प्रोग्राम को डिस्क्रेडिट किया, और उसका आपने नतीजा देखा कि वो सारे चीनी सरमायाकार यहाँ से चले गए। दूसरा हमला इन्होंने अमेरिका पर किया, जब इक़्तिदार से हटे, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ संगीन खेल खेला, और उनके ऊपर, और ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है, जो साइफर कम्युनिकेशन है, उस सारे को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। तीसरा हमला अब सऊदी अरब के साथ कर दिया, सिर्फ मजहबी टच लगाने के लिए कि अपनी तरफ से हम यहाँ पे चूंकि ज़रा वो बरेलवी मसलक ज़्यादा है, उसके जज्बात लेने के लिए हम एक इसे मसलक की जंग बना दें। लेकिन इसके बावजूद सियासत है, बस इसके बावजूद आप से मुराद निज़ाम और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास इस मसले का कोई देर पा हल नहीं है। अगर होता तो हम साल के अंदर ये हल कर चुके होते। मुकदमात भी हुए, आपका मुकदमा बड़ा तगड़ा हो सकता है, मैं उसको कंटेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज वी स्पीक, वो अभी भी बंदे लेके वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो एक मूवी होती थी ग्राउंड हॉग डे, जिसके अंदर एक ही दिन बार बार रिपीट होता है, एक ही दिन बार बार रिपीट। मुझे लगता है पाकिस्तान हैज बिकम अ ग्राउंड हॉग कंट्री। ये सारे बंदे हुकूमत की बरकत से बैठे हुए हैं, सरकारी सरपरस्ती में निकाले गए हैं, सरकारी वसाइल दिए गए हैं। आपने देखा, आपकी टीवी से नशर हुआ, हर MNA MPA को KP के खजाने से पैसे बांटे गए कि आपने बंदे लेकर आने हैं। आज इनकी हुकूमत वहाँ पे ना हो, मैं देखता हूँ 500 बंदे भी निकाल के दिखाएंगे। तो गवर्नर राज लगना चाहिए, ये कानूनी ऑप्शन है, इसके ऊपर ज़रूर गौर होना चाहिए। जो इस वक्त की सरकशी है, जो बगावत है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वहाँ पर KP में PTI की हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई है। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, ज़िबा हो रहे हैं, और वज़ीर आला जो है वो इस्लामाबाद में बैठा गुलचर्रे उड़ा रहा है, पिकनिक मना रहा है, धरना खेल रहा है। अगर आपसे पूछ में ये मीटिंग जिनका मैं जिक्र किया,
जिनमें से आपने भी शिरकत की, वहाँ पे क्या इतना ही गर्म माहौल होता है जितना आपने स्टूडियो में? वहाँ पे तो बहुत ठंडे अंदाज से इनसे बात कर रहे होते हैं। I'm just trying to understand कि अगर ये रियासती मामला है ना आपका मामला, ना मेरा मामला, ना मेरे कैमरामैनों का मामला, ना व्यूअर्स का मामला, मुल्क का मामला है। अगर ये मुल्क का मामला है तो जिस फोरम पे वो तमाम लोग जो मेहम क्रिएट कर रहे होते हैं मौजूद होते हैं, तो सामने को उनसे पूछना वहाँ पर भाई जी मैं आपसे बताऊं, ये बातें चूंकि उस फोरम का एक अपना ट्रस्ट है, वी आर नॉट सपोज्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि रिवील करें, लेकिन मैं आपको ये जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि हर सवाल पूछा भी गया और बताया भी गया कि क्या इस रियासत में चल सकता है और क्या इस रियासत में नहीं चल सकता। लेकिन ज़ाहिर उसका असर कोई नहीं हुआ ना, फिर वो देखते हैं, लेट्स सी। अगर नहीं, ये तो अभी है ना, इसका देखते हैं, उन्होंने असर नहीं लिया तो यकीनन रियासत की और ऑप्शंस होती हैं जिसके साथ वो डील करती है, लेकिन दिस इज नॉट ऑन। देखिए, आपने अगर इस रियासत को चलाना है, या फैसला करें कि आप 10वीं या 12वीं सदी की रियासत बनाना है कि जहां पे लश्कर कशी के साथ इस रियासत के फैसले होने हैं, कल को हर जमात अपने लश्कर लेकर इस्लामाबाद आ रही होगी, कंप्लीटली एग्री विद यू, या फिर इसको आप एक 21वीं सदी की मॉडर्न रियासत बनाना है, इकोनॉमिक रियासत बनाना है, तो हमें तर्ज अमल को और इस किस्म की चीज़ों को हमें पनिश करना पड़ेगा ताकि लोगों को पता हो कि दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सेप्टेबल इन दिस स्टेट। लोग बिल्कुल आखिर में एक आपको आउटरेजियस तजवीज़ लगेगी, लोग कहते हैं जी इस मामले को ख़त्म करें, नए इलेक्शन करवा दें। नए इलेक्शन तो अब टाइम पे होंगे ना, इसका मतलब है कि एनार्किस्ट को आप उसके मुतालबा डिफ्यूज करना है जी, मतलब ये डिफ्यूज ऐसे तो नहीं है। देखिए, कल को जो एनार्की करेगा तो आप उसको प्लीज करने के लिए डिफ्यूज कर लेंगे। ये आम एनार्की से मुख्तलिफ है, ये तो आपने खुद बताया ना कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, बट तो इसका लिए हल ये तो नहीं है ना कि एक एनार्किस्ट को आप ट्रॉफी दे दें। आप दहशतगर्द जो कुछ दहशतगर्दी कर रहे हैं तो उस दहशतगर्दी को रोकने के लिए कह दें कि जो उनके मुतालबे मान लें, दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। क्या आप कर लेंगे? ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, देखते हैं कि हालात क्या बनते हैं एक ऐसे शहर में जो बार बार एक फसाद का शिकार होता है, और अभी तक जब हम आपसे बात कर रहे हैं कोई वाज़ेह हमें लायामल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि ये अब रेड लाइंस बहुत क्रॉस हो चुकी हैं, अब इसके बाद रियासत को आयरन हैंड के साथ डील करना है। थैंक यू वेरी मच। लेटेस्ट क्या है इस तमाम फसाद के हवाले से हम आपको अपना प्रोग्राम क्लोज करने से पहले अपने रिपोर्टर से बात करवा के बताना चाहते हैं कि मामला कहाँ पे खड़े हैं। कमरुल मुनव्वर जो डी चौक में मौजूद हैं और सजाद हैदर जो सुबह से ये तमाम मामला कवर करें, दोनों मौजूद हैं। सजाद, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, बता दीजिए आप कहाँ पे खड़े हैं और लेटेस्ट जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पे आपके पास क्या खबरें हैं कि क्या है? जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर इस्लामाबाद का टूल प्लाजा जो है क्रॉस कर चुके हैं और हम यहाँ पर रोड के ऊपर ही मौजूद है, और अली अमीन गंडापुर का काफिला जो है वो भी इस टाइम जो है टूल प्लाजा क्रॉस कर चुका है, लेकिन वहाँ पर ही मौजूद है। अली अमीन ने जो हिकमत अमली अपनाई है अपने इसके लिए काफिले के लिए, वो यही थी कि कल से जो वो निकले हैं तो वो खुद काफिले में पीछे रहते हैं, जबकि कारकुनान जो है उनको फ्रंट पर भेज देते हैं और उनसे यही कहा जाता है कि वहाँ पर जो रुकावटें होती है उनको एंगेज किया जाए। और जो काफिला होता है वो सुस्त रवी का शिकार होता है इस वजह से क्योंकि काफिले के आगे कुछ पैदल लोग चल रहे होते हैं, और पैदल लोग चलने की वजह से कंटेनर और गाड़ियां जो है वो भी तमाम सुस्त रवी का शिकार होती है। इसीलिए कल जो काफिला जो 6 बजे के करीब जो है सवाबी से निकला था वो रात को 9 बजे छत में पहुंचा, और उसके बाद जो है 11 बजे जो है गाजी बरोता डैम पर जो है पहली रुकावट थी वहां पर पहुंचा, और उसको फिर रात 3 बजे इन्होंने अबूर किया, और उसके बाद जो है ये उसके साथ जो है हजारा मोटरवे इंटरचेंज पर रुकावट रखी गई थी, उसमें भी पहले ही कारकुनान को आगे भेज दिया गया था। जब अली अमीन गंडापुर वहां पर पहुंचे तो कंटेनर में बम नहीं थे, जिसके ऊपर कारकुनों ने काफी एहतजाज भी किया और कंटेनर के ऊपर जो है लाठी चार्ज भी किया, जिसके बाद जो है थोड़ी देर बाद अली अमीन सामने आ गए और खुद कारकुनों को लेकर जो है वो आगे जाए। अगर हम आज की सूरत हाल की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में तो अली अमीन ने जो है रैली को जो है क़यादत की है, लेकिन जो ही पंजाब में रैली दाखिल हुई हसन अब्दाल के पास, तब बुशरा बीबी ने जो है रैली की क़यादत संभाल ली और उनकी गाड़ी आगे थी और वही कंटेनर पे पहली दफा सामने आई, और उन्होंने वहां पर खिताब भी किया कारकुनान से, और वहां पर जो है मीटिंग भी एक हुई थी अली अमीन गंडापुर उमर अय्यूब। अच्छा सज्जाद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ये फरमाइएगा क्विकली, मैं कमर के पास जाऊंगा इसके बाद, कि अब वहाँ पर जो रुकावटें हैं, आपने पिछले एहतजाज भी कवर किए हैं, पिछली मरतबा की रुकावटें और इस मरतबा की रुकावटें दोनों में आपको फ़र्क नज़र आया? इस मरतबा ज़्यादा रुकावटें थीं या कम रुकावटें थीं? इस मरतबा वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे या कम प्रिपेयर्ड थे? उस पर ऊपर अगर आप हमें बताएं, मालूमात क्या है?
जी बिल्कुल, अगर पिछले भी एहतजाज हमने कवर किए हैं और ये भी एहतजाज कवर किया है, लेकिन इस दफ़ा हिकमत अमली में कोई तब्दीली लाई गई थी। हुकूमत की जो है तरफ से मशीनरी जो थी सरकारी वो भी इस्तेमाल करने नहीं दी गई, तो वो भी इसमें इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है हिकमत अमली के तहत जो है कंटेनर जो रास्ते में रखे हुए थे, इस बार अगर हम बात करें तो पहला पड़ाव इनका गाजी बरोता के ऊपर आया था, उसके बाद जो है हज़ारा मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर आया, और उसके बाद जो है कट्टा पहाड़ी का मकाम आया, और उसके बाद हरों का जो पुल था वहाँ पर जो है 4 रुकावटें तकरीबन रखी गई थी, जिनको तमाम को जो है कारकुनान ने अबूर किया। कोई मशीनरी इसमें इस्तेमाल नहीं की, कारकुनान आगे जाते थे और वहाँ से जो आंसू गैस की शेलिंग वगैरह होती थी। यहाँ पे जो है 5 के करीब जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं उनको भी वहाँ पे लोगों ने पकड़ा, तशद्दुद कर रहे थे, जिसके ऊपर जो है अली अमीन गंडापुर सामने आए और उन्होंने उनका पंजाब के जो पुलिस एहलकारों को जो है बचाया और अपनी गाड़ी में बिठाया हुआ है, और वो साथ यहाँ पर उनको लेकर आ रहे हैं। 5 के करीब पुलिस पंजाब पुलिस के एहलकार है जो इस टाइम अली अमीन के पास है और वो उनको यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो अगर हिकमत अमली की बात की जाए तो इस दफ़ा हिकमत अमली भी तब्दील की गई थी इनकी जानिब से, क्योंकि हमेशा ये फ्रंट पर रहते थे काफिले में, लेकिन इस बार कारकुनान आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये जो आपने अभी बात की है कि अली अमीन गंडापुर के पास पंजाब पुलिस के 5 एहलकार हैं, कहने को वो अपने साथ लेके आ रहे हैं, लेकिन असल में ये अगवाकारी के ज़ुमरे में आता है जब आप लॉ इन्फोर्सेस को उनकी ड्यूटी की जगह से हटा के अपने साथ रख लें। तो ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर दूसरे सूबे की पुलिस के एहलकारों को अपने साथ बिठाकर अपनी गाड़ी में ला रहा है एक ऐसे एहतजाज में जिसको फसाद का नाम दिया जा रहा है। सजाद, आपका बहुत शुक्रिया। लेट मी गो टू कमर नाउ। कमर, ये बताइएगा कि आप डी चौक में मौजूद हैं, वहाँ पर किस किस्म की सिक्योरिटी के इंतजामात हैं और पहले इंतजामात से इंतजामात कितने मुख्तलिफ हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का जो डी चौक है इसको मुकम्मल तौर पर जो है वो कंटेनर्स के साथ कवर किया गया है। तमाम 5 रास्ते जो है, सरीना, मैरियट, नादरा चौक, इसके अलावा मारगला रोड का रास्ता, बरी इमाम का इवन जो आने वाला रास्ता है उसको भी मुकम्मल तौर पर 2-2 लेयर्स लगाकर कंटेनर्स के बंद किया गया है और इसमें मट्टी जो है वो भी भर दी गई है। पुलिस की ना सिर्फ रेंजर्स और FC की नफरी रेड जोन के अंदर है, बल्कि बाहर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस की जो भारी नफरी है उसको भी तैनात किया गया है। एक्सटेंडेड रेड जोन का तलत साहब एक नाम जो है वो इस दफा मुतारिफ कराया गया था कि एक जो रेड जोन का सबसे बैरूनी हिसार होगा वो 0.F8 मारगला रोड और क्लब रोड जबकि 5th एवेन्यू पे होगा। ये हिसार जो है इसको बहुत थिक बनाया गया है। इवन इसमें जो कंटेनर्स हैं उनमें मट्टी भरी गई, उनके आगे और पीछे भी मट्टी की जो है वो रखी गई है ताकि कंटेनर्स को मूव ना किया जा सके। जिस तरह प्रोटेस्टर्स जो हैं वो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें सबसे बड़ा जो मार्का अगर उन्हें सर करना हुआ तो जो गोलड़ा मोड़ के करीब कंटेनर्स की एक लेयर रखी गई और वहां पर रेंजर्स को तैनात किया गया, उसको अबूर करना इनके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। और उसके बाद वक्फे के साथ जो है तकरीबन हर 2 किलोमीटर के बाद कंटेनर्स और नफरी जो है उसका उन्हें सामना होगा। अभी कुछ ही देर बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी नफरी को इसी हवाले से चीजें ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद की हदूद के अंदर तो ये लोग जो है वो दाखिल हो चुके हैं, तो उसके बाद अब स्ट्रेटेजी क्या होगी और उसको इनसे किस तरह निमटना है। अच्छा कमर, ये बताइएगा कि जो व्यूअर्स नहीं जानते कि इस्लामाबाद की शाहराहों का रुख क्या है, डी चौक का लफ्ज़ उन्होंने बहुत मरतबा सुना होगा, शायद ABC अल्फ़ाबेट्स के अंदर अगर कोई अल्फ़ाबेट उनको याद होगा तो D ही याद होगा, इतनी मरतबा डी चौक हमने इस्तेमाल किया है। डी चौक के आगे क्या है, ज़रा नाज़रीन को बताने के लिए कि डी चौक को ये आएंगे, डी चौक के आगे क्या है, कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल तलत साहब, ये जो अभी जिस जगह पर हम मौजूद है इसको एक्सप्रेस चौक का नाम दिया, तो इसके बिल्कुल साथ जो मेरे पीछे आप कंटेनर्स की एक दीवार देख रहे हैं, इसके बाद डी चौक का एरिया जो पुराना परेड ग्राउंड होता है वो वाला एरिया, और उसी को डी चौक का नाम जो है वो दिया जाता है। हर एहतजाज ने वहां ही पहुंचना होता है जिसके बारे में सारे ये बात करते हैं। अगर मेरी राइट साइड पे कहा जाए तो मारगला रोड का रास्ता है, लेफ्ट साइड पे एम्बेसी रोड का रास्ता है। अब इस तरफ आने वाले जो तमाम रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। ब्लू एरिया को आने वाला कोई भी ऐसा रास्ता इस दफा नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे रास्ते जिस तरह सर्विस रोड, इसके अलावा छोटी जो गलियां थी वहां पर भी सीमेंट के बैरियर रख के जो है इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, ताकि क्योंकि पिछली दफा हमने देखा था कि काफी रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता इस्लामाबाद पुलिस को G7 वाली साइड से। यहां से कुछ लोगों को रास्ते मिले, वो आके पथराव करते थे और उसी वजह से कमर क्विकली सो आप जहां पे खड़े हैं, आप जहां पे खड़े हैं उसके पीछे कंटेनर हैं, कंटेनर के पीछे जो है वो डी चौक का
असल मैदान है, उसके सामने पार्लिमान है, उसके साथ प्रेसिडेंसी है, उसके बराबर में सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑफिस है, फेडरल शरिया कोर्ट है, वहाँ पर आपका प्राइम मिनिस्टर के घर को रास्ता वही जाता है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट वहाँ पर मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर रियासत का हब है ये। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। रियासत के हब को हम अब फ़तह करना चाहते हैं, अपनी रियासत के हब को हम फ़तह करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। अब देखना ये है कि इनकलाब का फ़ैसला किस तरीके से होगा। ये बहुत मरतबा हो चुका कि पाकिस्तान के कैपिटल को आप फ्रीज़ कर देते हैं, इसको इमोबलाइज़ कर देते हैं, इसको आप रोक देते हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने आपको बताया कि कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है तमाम मुल्क को, नुकसानात का आपको बताया, आपको फेडरल मिनिस्टर ने बताया कि किस तरीके से इस फसाद के ज़रिए पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक टाइज़ को अंडरमाइन किया जाता है। अगर ये तमाम चीज़ें दुरुस्त हैं तो फिर बड़ा सवाल ये है कि रियासत इसका कोई हतमी हल क्यों नहीं निकालती। अगले 12-24 घंटे बड़े क्रूशल हैं, देखते हैं कि उसमें क्या हल निकल सकता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।